आज हम पढ़ेंगे NIOS की इकोनॉमिक्स की बुक जिसका कोड है 318 और ये क्लास 12th के लिए है, जिसका चैप्टर है सेकंड चैप्टर है इसका, जिसका नाम है भारत में आर्थिक नियोजन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन का अर्थ, यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य से अभिप्राय आर्थिक अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा विकास के दीर्घकालीन उद्देश्य से है। तो आर्थिक नियोजन का क्या मतलब होता है? अर्थव्यवस्था की समृद्धि यानी कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना तथा विकास के दीर्घकालीन उद्देश्यों से है। दीर्घकालीन उद्देश्य का मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए विकास किया जाना। लंबे समय के लिए विकास जब किया जाता है या अर्थव्यवस्था में जब वृद्धि की जाती है तब हम उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। मोटे तौर पर यह उद्देश्य इस प्रकार से है: निरंतर चिरकालीन समृद्धि, यानी कि ऐसी वृद्धि, ऐसी समृद्धि, ऐसा विकास जो हमेशा चलता चला जाए, जो कभी रुके ना। सेकंड है सामाजिक न्याय, अर्थात धन तथा आय का समान वितरण करना। ये भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है या इसके अंदर आता है, इसके उद्देश्य में। फिर है पूर्ण रोजगार की स्थिति को पैदा करना भी, यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या हुआ? एक लंबे समय में विकास का चलते चले जाना, यानी कि एक ऐसा विकास करना या अर्थव्यवस्था की ऐसी समृद्धि करना कि उसका विकास रुके ही ना, वो निरंतर चला जाए, चलता ही चला जाए। अब बात सामने ये आती है कि ये हमारे देश के अंदर नियोजन की व्यवस्था कब से चलना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे देश के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में अपनाई गई थी और आगे धीरे धीरे चलते हुए कई योजनाओं को अपनाया गया, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बहुत सारी योजनाओं को भारत के अंदर अपनाया गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत में नियोजन के उद्देश्य बताइए, या भारत द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाने के क्या कारण थे। दोनों का ही आंसर एक है। क्वेश्चन क्या है? भारत में नियोजन के उद्देश्य बताइए या आर्थिक नियोजन को अपनाने के कारण क्या थे। तो हमारा पहला पॉइंट है आर्थिक विकास करना। इसको एक्सप्लेन करेंगे अब हम। आर्थिक नियोजन को अपनाने का मुख्य कारण देश का आर्थिक विकास करना है। ऐसा करना विकासशील देशों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसी को अपनाकर सरकार देश की गरीबी, बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन को दूर करने का कार्य करती है। क्या करती है? सरकार का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक नियोजन को अपनाना। आर्थिक नियोजन को जब अपनाएंगे तो देश का क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? विकासशील देशों के लिए अत्यधिक ये आवश्यक हो जाएगा कि आर्थिक नियोजन को अपनाया जाए, तभी विकासशील देशों का विकास होगा। अब ये विकासशील देश कौन से होते हैं? विकासशील देश वो देश होते हैं जिनका विकास अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी उनका विकास होना बाकी है। और इसको अपना के सरकार क्या करती है? गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर करने का काम करती है। हमारा सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। इसको एक्सप्लेन करेंगे। देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक मानी जाती है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तब हम मान सकते हैं देश का आर्थिक विकास हो रहा है। अब ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय होता है हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति काम करके जो पैसा कमाते हैं और हमारे नागरिक जो दूसरे देशों में से पैसा कमाते हैं, उनकी आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। यानी कि देश से प्राप्त साधारण आय, साधारण आय का मतलब होता है काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसे हम साधन आय कहते हैं। तो देश से प्राप्त साधन आय और विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी कि NFIA, तब हम उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय में उसको जोड़ लेते हैं, यानी कि उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश का विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब पहले भी बता चुका हूँ मैं।
प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की आय में वृद्धि हो। ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा है तो वृद्धि हो। मैंने उदाहरण भी आपको पहले बताया था कि अगर तुम्हारे घर के अंदर 6 व्यक्ति रहते हैं और कमाने वाला एक है, अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो सबकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, उन 6 से 30,000 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5,000 रुपये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, 30,000 को 30,000 को किससे भाग दे दिया जाएगा, 6 से, 6 पंजे 30, यानी कि 5,000 रुपये आएगा। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय है। अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो देश का आर्थिक विकास माना जा सकता है, जिसके कारण सरकार कई ऐसी रणनीतियाँ अपनाती है जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। इसलिए सरकार क्या करती है, बहुत सारी नीतियाँ रणनीतियाँ अपनाती है कि जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाए या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, तभी तो देश का विकास होगा। थर्ड पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। आर्थिक नियोजन को अपनाने का अन्य कारण रोजगार में वृद्धि करना है, ताकि देश की आर्थिक समस्या दूर हो सके और देश विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो आर्थिक नियोजन को अपनाने का क्या कारण है, रोजगार में वृद्धि करना। रोजगार में वृद्धि हो रही है इससे, जब रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों की पैसे की समस्या यानी कि आर्थिक समस्या दूर होगी, और फिर इससे क्या होगा, देश का विकास होगा और देश हमारा अग्रसर होगा आगे की ओर। आगे की ओर का मतलब देश के विकास में बढ़ोतरी होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना से अभिप्राय देश में आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन में सहयोग देकर देश का विकास करने से है, जैसे यातायात, शक्ति आपूर्ति, विद्यालय, अस्पताल का निर्माण आदि। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाई आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब ही यही होता है कि देश के अंदर यातायात के साधन उपलब्ध करवा देना, विद्यालय खोल देना, अस्पताल खोल देना, सड़कें बनवा देना, ये सारा आधारिक संरचना में आता है। आधारिक संरचना को सफल बनाना भी आर्थिक नियोजन को अपनाने का कारण है। अभी आर्थिक नियोजन का अपनाने का कारण या उसका उद्देश्य क्या है, आधारिक संरचना को सफल बनाना, यानी देश के अंदर सड़कें बने, बहुत सारी स्कूल बने, हॉस्पिटल बने और बिजली की आपूर्ति हो बहुत ज़्यादा, तब हम मान सकते हैं देश का आर्थिक विकास हो रहा है या आधारिक संरचना बढ़ रही है। यानी कि आर्थिक क्या हो रहा है, आर्थिक नियोजन को अपनाने का यही कारण कि आधारिक संरचना में सुधार हो। पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आर्थिक नियोजन को अपनाने का कारण देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हमारा देश आयातक ना होकर एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बन सके और जिन वस्तुओं का वह आयात करता है उसे अपने ही देश में बना सके। आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाना, कि अब भारत देश दूसरे देशों से वस्तुओं को ना ही खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा उसको। आयातक का मतलब खरीदने वाला, निर्यातक का मतलब बेचने वाला। तो आर्थिक नियोजन को अपनाकर भारत देश क्या हो गया है, अब निर्यातक हो गया है। आयातक का मतलब खरीदने वाला। भारत देश नहीं चाहता या कोई सा भी देश नहीं चाहता कि वो दूसरे देशों से ज़्यादातर चीज़ों को खरीदे, बल्कि ज़्यादातर चीज़ों को बेचना चाहता है। ये कब संभव हो पाएगा, जब आर्थिक नियोजन को अपनाया जाएगा। लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, क्षेत्रीय विषमताएं। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान है। किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और किसी की बहुत कम है, इसलिए भारत में क्षेत्रीय समानता लाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। क्षेत्रीय विषमता का मतलब किसी की तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किसी की बहुत ही कम है, यानी कि कोई तो बहुत ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है। इसलिए उनकी असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक नियोजनों को अपनाया जाता है, ताकि देश के अंदर असमानता ना फैले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो बहुत ही अमीर हो जाएं और कुछ लोग बहुत ही गरीब हो जाएं। इसलिए यही कारण है भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने के कारण या उसका भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने का उद्देश्य। एक क्वेश्चन और आता है, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां बताइए कि भारत ने अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त करी है आर्थिक नियोजन में। तो उसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आज़ादी से पहले भारत की राष्ट्रीय आय लगभग 1.0% दर्ज की गई थी, जो कि बहुत कम थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो तब
भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? 1.0%। परंतु आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय बढ़कर कितनी हो गई? 3.9% हो गई थी, जो एक अच्छी प्रगति का सूचक है। यानी कि हमारे देश ने आज़ादी के बाद से वृद्धि करी है राष्ट्रीय आय में। और वहीं दूसरी ओर आज़ादी के बाद यानी 1950 से 51 के बीच प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 256.8 और अपने वर्तमान मूल्य पर थी, जो कि 1980 से 81 में लगभग 1800 रुपये दर्ज की गई। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि 1950 से 51 के आज़ादी के समय का ही वक्त था थोड़ा, 1950 से 51 के बीच में प्रति व्यक्ति आय थी 256.8 और 1980 से 81 के बीच में कितनी हो गई? 1800 रुपये प्रति दर्ज कर दी गई। और 2015 से 16 के बीच प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 2.8 लाख दर्ज कर दी गई, जो प्रगति का सूचक है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, कृषि का विकास। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि किसी देश की प्रगति का सूचक मानी जाती है। आज़ादी के समय अनाज का उत्पादन 500 लाख टन था, जो कि 1991 से 92 में बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया था। यानी कि अब क्या मान रहे हैं कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि अगर होगी तो देश की प्रगति मानी जाएगी। दूसरा, कृषि का उत्पादन 2015 से 16 में कितना था? 253.42 दर्ज किया गया। यानी कि हमारे देश में विकास हो रहा है। थर्ड पॉइंट है उद्योगों का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा निवेश उद्योगों के विकास पर किया गया। योजनाओं का लगभग 50% इसके कारण इससे अधिक बढ़ोतरी हुई। उद्योगों के विकास में भी बढ़ोतरी देखी गई है आज़ादी के बाद। फोर्थ पॉइंट है यातायात और संचार सुविधाएं। यातायात संचार सुविधाओं का विकास योजनाओं के दौरान यातायात और संचार सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। क्या ध्यान दिया गया? कि यातायात और संचार की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। 2002 से 3 के बीच लगभग 54,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण किया गया। इस दौरान लगभग 1/3 से अधिक का निवेश भी किया गया था कि सड़कों का निर्माण किया गया, यातायात के साधन उपलब्ध करवाए गए, संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जो देश के लिए विकास का अच्छा सूचक है। फिफ्थ है आत्मनिर्भरता। योजनाओं के दौरान यह भी सोचा गया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाया जाए, जिसके कारण अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सोच विचार किया गया, जिसके कारण हरित क्रांति भी शुरू की गई थी। अब भारत आयातक नहीं निर्यातक देश है। रोजगार के अवसर को हम सिक्स्थ पॉइंट है हमारा। आत्मनिर्भरता क्या है कि योजनाओं के दौरान क्या हुआ, देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचा गया, और जब हरित क्रांति शुरू हो गई तब भारत आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बन गया, बेचने वालों में आगे बढ़ गया भारत। रोजगार के अवसर सिक्स्थ पॉइंट है, आज़ादी के दौरान रोजगार की अत्यधिक समस्या थी। योजनाओं की अवधि में इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों को अपनाया गया। रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भी योजनाओं को अपनाया गया ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन की कमियां क्या थी। दयनीय निर्धनता पहला पॉइंट है। एक औसत व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2508 कैलोरी भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जबकि भारत में केवल 2400 कैलोरी उपलब्ध हो पाती है। भारत में लगभग जनसंख्या का 21.8% भाग अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। यह वे लोग हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि भारत के अंदर स्वस्थ रहने के लिए 2508 कैलोरी की ज़रूरत है, पर लोगों को मिल रही 2400 कैलोरी। और लोग आज के समय में भी लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा। सेकंड है निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना। मुद्रास्फीति बढ़ने से लोगों की वास्तविक आय घट गई और धनी तथा निर्धन के बीच की गहराई बढ़ने लगी। पहली योजना को छोड़ दो तो बाकी सभी योजना में मुद्रास्फीति बढ़ी है। सिर्फ पहली ही योजना में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी, बाकी के अंदर मुद्रास्फीति बढ़ी है। यानी कि भारत जब से आज़ाद हुआ है महंगाई बढ़ी रही है, वो कम नहीं हुई। और मुद्रास्फीति बढ़ने से वास्तविक आय क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि जितना सामान तुम पहले खरीद पाते थे अब उसको इतना सामान तुम नहीं खरीद पाओगे, तो महंगाई के कारण हम कम सामान खरीद पाते हैं। तीसरा पॉइंट है
अपूर्ण आधारिक संरचना। नियोजन के 60 वर्ष बाद भी आधारिक संरचना का अभाव है, जैसे बिजली, सड़क आदि। ऐसे में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। अब अपूर्ण आधारिक संरचना है, देश के अंदर 60 वर्ष हो चुके हैं, देश के अंदर 60-70 साल हो गए हैं आज़ादी को, फिर भी कई कई जगह ऐसी जहाँ बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है लोगों को, सड़कों का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। 4th पॉइंट है बेरोजगारी। भारत में नियोजन की पहली योजना से अब तक की 11वीं योजनाओं में बेरोजगारी देश में बढ़ी है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब क्या हुआ इसके अंदर कि भारत में नियोजन की पहली योजना से क्या हुआ, 11वीं योजना में बेरोजगारी बढ़ी है। पहली योजना से 11वीं योजना में बेरोजगारी देश में बढ़ी है, कम नहीं हो रही है बेरोजगारी। हर साल बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत कभी कभी कम होती है पर ज़्यादातर बढ़ती ही है। यही आर्थिक नियोजन की कमियां हैं। अब हमारा टॉपिक है नई आर्थिक नीति को के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अत्यंत कुप्रबंध तथा श्रम संबंधित समस्याएं आ रही थी और बहुत सारी समस्या आई थी। घाटे में बहुत सारी इकाइयां चल रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के इन सब दोषों को देखकर सरकार को एक बड़ा झटका लगा कि जो भी इन्होंने योजनाएं अपनाई थी उससे देश को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता को औद्योगिकरण के क्षेत्र में, देश के सर्वांगीण विकास में कमी, गरीबी तथा बेरोजगारी को हटाने के लिए प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया। इसमें देखा गया कि असफल हो रही है सारी चीज़ें, औद्योगिकरण के सर्वांगीण विकास में कमी आ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारियां बढ़ रही है, जिसके कारण सरकार ने सोचा कि इन सब की समस्याओं को, इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने एलपीजी मॉडल को अपनाया। एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसलिए सरकार ने सन 1991 में केंद्र सरकार के एक नई आर्थिक नीति प्रस्ताव लाई। इस नीति के कुछ विशेषताएं हम इसमें पढ़ेंगे। नई आर्थिक नीति में कौन सी 3 चीज़ थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के अर्थ को जानेंगे और इनकी आवश्यकता क्यों थी इसके बारे में जानेंगे। और हम इसके बारे में, हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं, यानी कि एलपीजी मॉडल के बारे में हम अब बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एलपीजी मॉडल 1991 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण का अर्थ तथा आवश्यकता के बारे में हम जानेंगे। उदारीकरण, जब सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर नियंत्रण या निवेश में नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है तब उसे उदारीकरण कहा जाता है। यानी कि जब सरकार निजी क्षेत्र पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती, कंट्रोल नहीं रखती, या निवेश में नियंत्रण को समाप्त कर देती है, तब हम उसको उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार या उदारीकरण की आवश्यकता क्या थी? तो इसका पहला पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन का मतलब उसमें सुधार। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उसके अनुसार अब केवल 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी सब उद्योगों के लिए लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया। जिन उद्योगों को लाइसेंस जरूरी है वे उद्योग शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, औषधियाँ हैं। अब इन 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी सब उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इन 6 उद्योगों को ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा 1991 के बाद ही संभव हो पाया जब उदारीकरण भारत द्वारा अपनाया गया। दूसरा पॉइंट है पूंजीगत वस्तु के आयात की स्वतंत्रता। इसमें तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए उद्योगपतियों को पूंजीगत वस्तुओं के आयात की छूट दी गई। अब तक तकनीक की आयात के लिए सरकार की अनुमति नहीं ली जाती है। अब तकनीक की आयात के लिए सरकार की अनुमति नहीं ली जाती है, पर पहले क्या होता था, अगर किसी तकनीक का आयात करना होता था सरकार को, यानी कि अगर खरीदना होता था दूसरे देशों से, तो पहले सरकार से
किसी भी को भी अगर बाहर देशों से कोई टेक्निक खरीदनी होती थी किसी कंपनी को, तो सरकार से पूछना पड़ता था। अब सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है आरबीआई की भूमिका। उदारीकरण से पहले व्यापारिक बैंक की ब्याज दर स्वयं आरबीआई निर्धारित करता था, परंतु अब उदारीकरण के बाद व्यापारिक बैंक स्वयं अपनी ब्याज दर निर्धारित करते हैं। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या करता था, आरबीआई ही निर्धारित करता था, सिलेक्ट करता था। अब व्यावसायिक बैंक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब व्यापारिक बैंक है। और हमारे भारत में सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज दरों को निर्धारित कर सकते हैं। ये सब उदारीकरण के बाद ही संभव हो पाया। फोर्थ पॉइंट है सीमा शुल्क में कमी। उदारीकरण के बाद विदेशी व्यापार नीति में कई परिवर्तन किए गए। आयात तथा निर्यात की अनेक मदों से सीमा शुल्क की पाबंदियां या तो पूरी तरह से हटा दी गई या उनमें कमी की गई। अब सीमा शुल्क में कमी का मतलब क्या है कि जो भी टोल टैक्स टाइप जो कटते हैं या भारत से बाहर अगर जा रहे हैं, राज्य से बाहर जा रहे हैं, तो उनकी पाबंदियां पूरी तरह से अब हटा दी गई। ये सब संभव हो पाया उदारीकरण के द्वारा। अब है हम निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। निजीकरण का अर्थ तथा उसकी आवश्यकताएं क्या थी। निजीकरण से अभिप्राय उस सामान्य प्रक्रिया से है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। अब क्या होने लग गया, निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन सकता था। अब निजी क्षेत्र के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार या आवश्यकता। पहला पॉइंट है प्रभुसत्ता। इसमें उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है, साथ ही उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या क्या उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, और साथ ही उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को प्रोत्साहन किया जा रहा है। यानी कि लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण करा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता। निजीकरण उद्यमियों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का वातावरण प्रदान करता है। यह प्रतियोगिता को बढ़ाती है तथा आधुनिकीकरण को प्रेरित करती है, जो कि समृद्धि तथा विकास के केंद्रीय तत्व हैं। निजीकरण उद्यमों को क्या करती है, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का वातावरण प्रदान कर देती है कि अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करी जा सकती है। यानी कि सामान को बनाने की, कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रोडक्शन कर पा रही है, उत्पादन कर पा रही है, जिससे वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन का विविधीकरण। निजीकरण उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। निजी उद्यम सदैव उच्च लाभ प्राप्त करते हैं। उत्पादन का विविधीकरण का मतलब बंटवारा करना। निजीकरण उत्पादन में क्या करता है, विविधीकरण करता है। निजी उद्यम सदैव उच्च लाभ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, उच्च लाभ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता दिखाई देता है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती पैसा कमाने की निजी क्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण का अर्थ और उनकी आवश्यकताओं को हम इसमें जानेंगे। वैश्वीकरण से वह व्यवस्था है जिसके द्वारा विश्व के कई देश आपस में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर से निर्भर होते हैं या आपस में व्यापार करते हैं। यानी कि पूरा विश्व इसमें जुड़ जाता है। एक देश दूसरे देश में वस्तुओं का बेचता है, खरीदता है, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि चाइना द्वारा हमारे भारत देश के अंदर मोबाइलों का बेचा जाना, टीवी का बेचा जाना, ये सारा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार। पहला पॉइंट है व्यापार नीति। विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु का आयात तथा निर्यात किया जा सकता है। अब क्या हो सकता है, किसी वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात हो सकता है। ये संभव सिर्फ वैश्वीकरण के द्वारा हो पाया कि चाइना हमारे देश के अंदर सामान बेच सकता है, अमेरिका बेच सकता है, यानी कोई भी देश हमारे देश के अंदर सामान बेचता है और हम भी किसी भी देश में सामान बेचते हैं। इसको ही वैश्वीकरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट है टैरिफ में कमी। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभान्वित करने के लिए आयात तथा निर्यातों पर तटकर तथा सीमा शुल्क धीरे धीरे घटाए जा रहे हैं। क्या घटाए जा रहे हैं, सीमा शुल्क को धीरे धीरे हटाया गया। टैक्स में कमी की गई। आयात निर्यात क्या कर दिए, तटकर
तथा सीमा शुल्क को घटा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदान प्रदान आयात निर्यात हो सके। गा है थर्ड पॉइंट, विदेशी पूंजी निवेश सीमा। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा 51% से 100% तक कर दी गई। अब इसमें क्या गया, आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा कितनी कर दी गई, 51 से 100%, जिससे भारत देश को या किसी भी देश को लाभ हो सकता है। अब हमारा टॉपिक है नई आर्थिक नीति को अपनाने के कारण क्या थे, या 1991 में अपनाए गए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्या थी। पहला पॉइंट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। सन 1991 से पहले सरकार के गैर विकासात्मक खर्चों में निरंतर वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण सरकार के ऋण तथा उसके ऊपर दिए जाने वाले ब्याज में काफ़ी वृद्धि हुई। इसलिए सरकार ने गैर विकासात्मक खर्चों में कमी करी। सेकंड पॉइंट है प्रतिकूल भुगतान शेष। भारत के निर्यात आयातों से कम होने के कारण भुगतान शेष में घाटा निरंतर बढ़ता चला जा रहा था तथा देश के समक्ष विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया। सरकार को विवश होकर घरेलू बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलने पड़े। तीसरा पॉइंट है कीमतों में वृद्धि। सन 1991 के पूर्व लगातार 3 वर्षों की अच्छी वर्षा के बावजूद कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इसने आर्थिक संकट को और अधिक गहरा बना दिया। मुद्रा की पूर्ति के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई। इसके कारण सरकार ने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से उधार लिया। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है एक प्रकार का उधार जो सरकार दूसरे देश से लेती है। फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। घरेलू आर्थिक संकटों के परिणामस्वरूप सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शरण ले ली। पांचवा पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, आर्थिक स्थिरता। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को स्थापित करना, साथ ही अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में ढालना था। ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसके जितने भी टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो में जो भी टॉपिक यूज़ किए गए हैं इसको आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो आप मेरी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था बाय शाहुल जॉन अमेज़न, शॉपक्लूज या फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। अमेज़न पे खरीदने के लिए SAHULJOHN जॉन सर्च करें तो आपको वो बुक प्रोवाइड हो जाएगी।